हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर क्लास 8 की एसएसटी और बुक है आर पास्ट की बात कर रहे हैं। और जो हमारा लेसन चल रहा है वो लेसन अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि इस लेसन की काफ़ी सारी वीडियोस पहले बन चुकी हैं। आज जो है हम अभी जो लेसन की बात कर रहे हैं वो लेसन है ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। और आज इस लेसन की आप वीडियो पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं। तो अब ये लेसन जो है ये ख़त्म होने की कगार पर है, बिल्कुल एंड होने वाला है। तो आज इसके हम लोग लास्ट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। तो पहले यहाँ पर एक फिगर दिखाई हुई है। फिगर में पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948 इन द 1920s अबाउट 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals। यानी कि 1920 और के दशक के दौरान में जो वहाँ पर 50% जो माइनर्स थे, माइनर्स वो होते हैं जो माइन यानी कोल, जहाँ से कोई भी माइन कोई भी हो सकती है, यानी खदान जहाँ से खोद करके कोई ना कोई मिनरल निकाला जाता है, उसको माइंस कहते हैं। तो माइंस में से अपना काम करने वाले 50% जो थे वो सब आदिवासी थे। और कहाँ के थे? जहरिया और रानीगंज इलाकों के रहने वाले आदिवासी थे, जो कि बिहार में पड़ते हैं। अच्छा, वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वॉज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग। यानी कि ऐसी खतरनाक खदानों में काम करना जहाँ पे दम घोटू, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घोटने वाला। तो जहाँ पर सफोकेशन होती थी, दम घोटने वाली स्थिति होती थी, वहाँ पर खदानों में काम करना आसान बात नहीं थी। इसीलिए आदिवासियों को ऐसी जगहों पर काम पर लगाया जाता था, और जो कि मार देने वाली स्थिति थी। इन द 1920s ओवर 2000 वर्कर्स डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइंस इन इंडिया। यानी कि 1920 के दौरान जो है 2000 वर्कर्स जो मर गए, ठीक है, हमारे देश के अंदर, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और सिचुएशंस भी कुछ ठीक नहीं थी और बुरी परिस्थितियों में माइनर्स को काम करना पड़ता था। तो 2000 आदिवासी माइनर्स उनकी डेथ हुई। चलिए देखिए, अब ये फ़ोटो को थोड़ा देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, ये देखिए माइनर्स जो है काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि ये माइन है और माइन में से लोग कोयला निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं। द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। अब काम की तलाश क्या है? द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। यानी कि जो आदिवासी थे उनको काम की तलाश में अपने घरों से दूर जाना पड़ता था और स्थिति बहुत बुरी थी। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशंस स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। यानी कि जब 19th सेंचुरी 1900 का शताब्दी शुरू हुई, उस दौरान में जो टी प्लांटेशन थी, चाय के बागान, वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही थी। ठीक है, और इसके अलावा माइनिंग यानी कि खदानों में से मिनरल्स निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, महत्वपूर्ण इंडस्ट्री बन गई थी। तो आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं कि ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द ट्री प्लांटेशंस ऑफ असम्स एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। आदिवासियों को बहुत बड़ी मात्रा में नौकरियों पर रखा जा रहा था। रिक्रूटेड का मतलब होता है नौकरी पर रखना, काम देना। बड़ी संख्या में रखा जा रहा था क्योंकि टी प्लांटेशंस असम के अंदर, वहाँ पर काम की ज़रूरत थी, और झारखंड के कोयला खदानों के अंदर मज़दूरों की ज़रूरत थी। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम miserably low wages and prevented them from returning home। अच्छा, यानी कि वहाँ पर आदिवासियों को मज़दूरों को यानी आदिवासियों को ठेकेदारों के माध्यम से काम दिया जाता था,
और जो ठेकेदार होते थे वो उनको कम पैसों में काम पर रखा करते थे और उनको घर जाने से भी रोकते थे, यानी कि कम पैसों में उनको दबा के मजदूरी उनसे करवाई जाती थी और मतलब और जो है उनको वापस घर भी जाने दिया नहीं जाता था। तो ऐसी स्थिति थी ट्राइबल्स की। एक क्लोज़र लुक अगर हम नज़दीक से देखें, ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी पढ़ते देखें। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, एरिया एक्टिविटी। आइए देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्टिविटी, फाइंड आउट वेदर द कंडीशंस ऑफ वर्क इन द माइंस हैव चेंज्ड नाउ। आप ये जानने की कोशिश करिए कि क्या माइंस में काम करने वाले जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, क्या उनकी स्थिति अब बदल चुकी है। चेक हाउ मैनी पीपल डाई इन माइंस एवरी ईयर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर डेथ। यानी कि हमारे इस समय जो खदान है वहाँ पर काम करने वालों की मृत्यु दर क्या है और किस वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2016 से 19 के बीच में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका रिपोर्ट ये डाटा कहता है कि जो आपका जो कोयला मिनिस्टर जो होते हैं, यानी कि माइन मिनिस्ट्री जो होती है, वो कहती है कि इस समय हमारे देश के अंदर 423 लोग माइंस के अंदर उनकी डेथ हुई है। ठीक है, 423 लोगों की डेथ हुई 2016 से 2019 के बीच में, और 417 लोग इस दौरान में इंजर्ड हुए हैं। तो देखिए अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कम आ गया है। ये 2016 से 19 के बीच का डाटा है, तो 17, 18, 19 यानी 3 सालों में। तो जबकि पहले टाइम में एक साल में 2000 लोगों की डेथ, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। तो ये अब काफ़ी कम आया है, क्योंकि अब जो है सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे फॉलो किए जाते हैं और उनको बहुत अच्छे ढंग से काम करवाया जाता है। और जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे से घर मिलता है और उनको अच्छी सैलरी मिलती है, वो अच्छे से काम करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनसे मजदूरी नहीं करवाई जाती। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम अब इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। तो एक क्लोजर लुक, यानी कि नज़दीक से देखने पर, तो उस समय पर अगर नज़दीक से देखें तो क्या नज़र आता है, आइए देखते हैं। Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitations by traders and money lenders. यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान में अगर हम आदिवासी समूहों को देखें, ठीक है, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर, तो हम ये देखते हैं कि उस दौरान में आदिवासियों ने रिबेल्ड अगेंस्ट, यानी रिबेल्ड का मतलब होता है विद्रोह करना, यानी कि उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ? चेंजेस इन द लॉज, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ, रिस्ट्रिक्शंस उनके द्वारा लगाई गई रोकों के खिलाफ, और उनकी रोक जो मतलब उन्होंने रोक लगाई उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी खेती उस पर, तो उन चीज़ों पर और न्यू टैक्सेस पर उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों, एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, ठीक है, का विद्रोह करना, ठीक है, जो कि ट्रेडर्स कर रहे थे, मनी लेंडर्स जिन्होंने उनको पैसा दिया हुआ था, ब्याज पर उधार पैसा दिया हुआ था, ठीक है, वो लोग जो उन पे जो अत्याचार कर रहे थे, उसका विद्रोह अब आदिवासियों ने करना शुरू कर दिया था। द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32। यहाँ पर आदिवासी समूह कोल्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कोल्स ने 1831 से 32 के दौरान में विद्रोह किया। संथल्स रोज इन रिवॉल्ट इन 1855। संथल समूह ने 1855 के दौरान में विद्रोह किया। बस्तर नाम का एक विद्रोह हुआ, ठीक है, बस्तर में, जो कि सेंट्रल इंडिया में हुआ, और ये 1910 के दौरान में हुआ। वर्ली रिवोल्ट, वर्ली जो कि मुंबई में पड़ता है, उस समय का बम्बई उसको कहते थे, बम्बई, आज उसका नाम मुंबई है, पहले उसको बम्बई कहा जाता था, महाराष्ट्र की जो राजधानी है, ठीक है, यहाँ पर भी वर्ली नाम की जगह में विद्रोह हुआ, ठीक है, जो कि 1940 की बात है। अच्छा, द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। तो कह रहा है कि बिरसा
बिरसा आपने जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिरसा जो थे वो आदिवासियों के एक लीडर थे। तो उन्होंने भी कुछ मूवमेंट इनके खिलाफ चलाए हुए थे। आइए देखते पढ़ते हैं। आइए देखिए बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870, द सन ऑफ अ पुअर फादर। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडाज, ग्रेजिंग शिप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। यानी कि जो बिरसा मुंडा, मुंडा उनकी कास्ट है, ठीक है, मुंडा समुदाय से वो बिलोंग करते हैं और बिरसा उनका नाम है। तो बिरसा एक आदिवासियों के लीडर बने। तो उनका जन्म 1870 के दौरान में हुआ, ठीक है, के मध्य में हुआ। और वो एक गरीब किसान के बेटे थे जो कि घूम घूम करके जंगलों में अपने जानवरों को चराया करते थे और इस तरीके से वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और जो बिरसा थे वो बांसुरी बजाना और जानवरों को चराना ये उनका काम था। और अखाड़ों में जा कर के डांसिंग करना ये सब उनका काम होता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या बोलता है। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। यानी कि मतलब पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी के चलते, ठीक है, गरीबी की वजह से उनके पिता को अपने क्षेत्र को छोड़ करके बाहर जाके काम करना पड़ा, ठीक है, काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। यानी कि पिताजी को काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। एज एन एडोलेसेंट, देखिए यहाँ पर एक अच्छा वर्ड आ रहा है, एडोलेसेंट, ठीक है। एडोलेसेंट आपकी साइंस की बुक में भी आता है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट क्या होता है? जो आपकी 12 साल से 18 साल तक की जो उम्र होती है, ठीक, उसको एडोलेसेंट कहते हैं या फिर पबर्टी एज भी बोल देते हैं। इस एज में हमारी बॉडी जो होती है वो अपने अंदर कुछ फिजिकली चेंजेस लाती है। जैसे लड़कों के अंदर जो है उनकी हाइट एकदम गेन करेगी और जो एडम एप्पल होता है यहाँ गर्दन के पास, यहाँ पर एक फुलावदार हड्डी निकल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, बियर्ड आना यानी कि दाढ़ी का आना, मुस्टैच मूंछों का आना, ये सब आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं इस तरीके के, ठीक है। उसको एडोलेसेंट एज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब बिरसा एडोलेसेंट एज में थे तब उन्होंने हेयर्ड माने सुना। तो उन्होंने क्या सुना? उन्होंने सुना टेल्स ऑफ द मुंडाज अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सरदार्स लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। यानी कि उन्होंने विद्रोह की बातें सुनी। उन्होंने मुंडाज समूह में हो रहे विद्रोह के बारे में सुना और जो सरदार थे, लीडर थे कम्युनिटी के, समुदाय के, उनको विद्रोह करने की बात कहते हुए सुना। यानी कि उनके सरदार जो थे समुदाय के वो विद्रोह करने की बात कह रहे हैं। ये सब उन्होंने बचपन में सुना था। दे टॉक्ड of a golden age when the Mundas had been free of the oppressions of Dikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। तो उन्होंने वो बात करते थे, जो बिरसा थे वो बात करते थे अपने स्वर्ण युग की, यानी कि अपने पूर्वजों की बात करते थे। और वो अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को डीकूज से मुक्त कराना चाहते थे। आपको पता है ना डीकूज कौन थे? बाहर से आए हुए व्यापारी, बाहर से आए हुए अंग्रेज, ठीक है, इनको डीकूज कहते थे। एक्चुअली में देखा जाए तो ये वर्ड सही मायने में डाकुओं से डिराइव हुआ। डाकू हमारे यहाँ हिंदी में डाकू कहा जाता है। डाकू माने लूटने वाले, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली में ये तो अंग्रेज़ों ने जो वर्ड बताया उसी को यहाँ पर कॉपी किया गया है। तो डीकू कह रहे हैं, बट सही वर्ड हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डाकू, है ना। हाँ, डाकू माने लूटने वाला। तो आप इसको डाकू से भी कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ों को यहाँ पर डाकू माना जा रहा है, या बाहर से आए हुए अंग्रेजी व्यापारियों को डाकू माना जा रहा है, या डीकू। यहाँ पर तो डीकू वर्ड दिया गया, डीकू कह रहे हैं। तो मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा जो थे, वो अपने स्वर्ण युग की बातें करते, अपने पूर्वजों की बातें करते,
ठीक है, अपने पूर्वजों की, और अपनी समुदाय को अंग्रेजों से या डिकू से आज़ाद कराना चाहते थे. दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड. मुल्क की लड़ाई, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम. वो बार बार लोगों को समझाते कि हम इस इलाके के मूल निवासी हैं, ठीक है, ये इलाका हमारा है. अंग्रेज और डीकूज ये सब बाहर से आए हैं, और हमारे को ये जो हमारी लड़ाई है ये हमारे मुल्क की लड़ाई है, हमारे आज़ादी की लड़ाई है, ठीक है, और हमें अपना साम्राज्य वापस चाहिए. बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल्स. बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल्स में भी गए. मिशनरी स्कूल्स बोलते हैं जो जैसे आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे सेंट मैरी, सेंट थॉमस, ये सब मिशनरी स्कूल्स में आते हैं, ठीक है. अच्छा, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा चलाया गया स्कूल. इसमें जो फंडिंग आती है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा आती है. अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आप आर्य समाज के द्वारा चलाए गए स्कूल्स को देखते हैं, आपके खुद के स्कूल को भी आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि हवन और जो इस तरह की वैदिक बातें हैं वो सिखाई जाती हैं, है ना. अच्छा, कि किस तरीके से हवन करते हैं, किस तरीके से वैदिक बातों को फॉलो किया जाता है, इस चीज़ पर भी एक स्पेशल जोर दिया जाता है ना. बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, सिर्फ आर्य समाज स्कूलों में ही नहीं, बाकी बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा किया जाता है. अब जो है बट अगर आप मिशनरी स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मिशनरी एजुकेशंस हैं, जो एजुकेशन हम पढ़ते हैं वो तो है ही, उसके अलावा उनके जो बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर अपने स्कूल्स के अंदर हम बातें करते हैं, जैसे हवन करिए, है ना, उन बातों को फॉलो कीजिए जो वेदों में लिखी हुई हैं. वो क्या कहते हैं कि जो बाइबल्स में लिखी हुई हैं उन बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है. अच्छा, तो इस तरीके की बातें वहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती हैं पढ़ाई के अलावा, है ना. अच्छा, देखिए, अब हर किसी की अपनी अपनी वो है, मतलब अब इस चीज़ में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा. हर किसी का अपना अपना करने का तरीका है, अपनी अपनी बात को रखने का तरीका है, क्योंकि ये इंडिया जो है हमारा एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद देश है. यहाँ पर सबको अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार है, ठीक है. तो यहाँ पर कोई भी अपनी तरीके से अपने स्कूल्स को चला सकता है. जो वो होते प्राइवेट स्कूल्स ही हैं, बट उसमें वो किसी भी तरीके, जैसे अगर आप वहाँ जाते हैं, सपोज़ करते हैं मदरसा में, तो वहाँ पर आपको मुस्लिम बातें सिखाई जाती हैं, उर्दू में बातें सिखाई जाएंगी, उसी तरीके कल्चर को सिखाया जाएगा, नमाज कैसे पढ़नी है, ये सब बातें बताई जाएंगी, है ना. अच्छा, ऐसे ही मिशनरी स्कूल्स भी होते हैं, है ना. मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे आपको ये आपका सेंट मैरी, तो वो मिशनरी स्कूल्स के एग्जाम्पल है ना. चलिए आगे चलते हैं. तो जो बिरसा थे वो मिशनरी स्कूल्स में भी गए, वहाँ जा कर के उन्होंने मिशनरीज सिस्टम को जाना. देयर टू ही heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. मतलब वो उन्होंने सुना, किसके बारे में सुना, उन्होंने वहाँ जाके ये सुना कि मिशनरी स्कूलों में ये बताया जा रहा है कि मुंडास जो हैं वो वापस अपनी ज़मीन को लेना चाहते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनके अधिकार खोते जा रहे हैं. दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस. ये सब वो पा सकते हैं, उनको सब वापस मिल जाएगा, यानी कि उनका साम्राज्य उन्हें वापस मिल जाएगा अगर वो क्रिश्चियन बन जाएं. देख रहे हैं आप. अच्छा, उनको उनका धर्म परिवर्तन करने को कहा जा रहा है, और अगर वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे. अब देखिए, बुरी आदतें क्या हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी एक समुदाय के लिए अच्छी होती है, बट दूसरे समुदाय के लोगों के लिए वो हो सकता है बुरी हो. अरे आपको बात समझ में, ठीक है. जैसे कि वो लोग घुमंतू खेती को करना बुरा मानते थे, और रिवॉल्ट करना, विद्रोह करने को बुरा मानते थे, ठीक है. तो वो उसको क्या कह रहे हैं, उन चीज़ों को बुरी आदतें, तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दो,
शिकार करना छोड़ दो, है ना। अच्छा, इस तरीके की बातों को छोड़ने के लिए वो कह रहे हैं, उनको बैड प्रैक्टिसेस कह रहे हैं। और अगर वो क्रिश्चियन बन जाए तो उनको अपनी ज़मीन वापस मिल सकती है, अपना साम्राज्य वापस मिल सकता है, ऐसा मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। उसके बाद लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रेचर्स, यानी कि एक वैष्णव धर्म का मतलब यहाँ पर हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के मानने वाले जो विष्णु को मानते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, और ये हिंदू उसमें आते हैं। अच्छा, अब हिंदूज़ में भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के वो हैं, डिविजन्स हो रखे हैं। हमने हिस्ट्री की बुक में पहले पढ़ा था कि हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग मतों को मानने वाले बताइए। ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्ज़ाम में भी दिया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे वैष्णव जो हैं वो होते हिंदू हैं, मगर वो अपने वैष्णव यानी विष्णु को अपना गॉड मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो बाद में वो वैष्णव धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके पास गए बिरसा, और उन्होंने वहाँ जाकर के उनकी बातों को सुना। ही वोर द स्केयर्ड थ्रेड, एक धागा होता है जिसको बॉडी में डालना होता है, शरीर में डालना होता है, जिसको हम लोग जनेऊ कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ जनेऊ को धारण किया, और जो है वहाँ से उन्होंने प्योरिटी एंड पेयटी यानी कि उन्होंने अच्छा बनना और दया दिखाना ये सीखा वहाँ जा कर के। ठीक है। अच्छा, बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज़ ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। बिरसा जो है उन पर अपने बचपन के दौरान में जो उनके साथ बातें बीती उसका उन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा। ठीक है, और इसलिए जो है इस बात का उनको बहुत ज़्यादा उन पर एक गहरा असर हुआ। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। ही अर्ज्ड द मुंडाज टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी। अच्छा, यानी कि जो बिरसा थे वो बिरसा का एक उद्देश्य था, उन्होंने इसको लेकर के एक आंदोलन भी चलाया। आंदोलन क्या था कि वो चाहते थे कि जो मुंडाज हैं, मुंडा आदिवासी जो हैं, वो शराब पीना छोड़ दें, अपने गांव को अपने कस्बों को साफ रखें। ठीक है, और जो उनकी जो अंधविश्वासी बातें हैं उनको वो छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। मगर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिरसा जो थे वो मिशनरी कम्युनिटीज़ जो थी, यानी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ थी, अंग्रेज़ों की जो संस्था थी उसके खिलाफ थे, यहाँ तक कि हिंदू जमींदारों, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी खिलाफ थे। अच्छा, ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। वो देखते थे इस बात को कि ये सब आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि ये जंगलों के बाहर से आए हैं और ये जो हैं हमारी ज़िंदगी के बाहर से हैं, बट हमें अब हमारी ज़िंदगी से बाहर कर रहे हैं, यानी कि हमें अब जंगलों से बाहर कर रहे हैं, और जंगल हमारा जीवन है, हमें जंगलों से ही बाहर कर रहे हैं। इसलिए वो सब इनको क्या कह रहे थे? डीकूज कह रहे थे। गॉट इट? अच्छा, in 1895 Birsa urged the followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, a सतयुग, the age of truth। हमारे उसमें कहा जाता है सतयुग, कहते हैं ना सतयुग। सतयुग माने सत्य का युग, जब लोग सत्य बोलते थे, लोग झूठ नहीं बोलते थे, लोग किसी को सॉरी किसी को मारते नहीं थे, लोग सिर्फ खेती करते थे और खेती करके अपने जीवन को चलाते थे। देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। सतयुग यानी कि जब मुंडाज अपने जीवन को अच्छे से जीते थे। सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ, व्हेन मुंडाज लिव्ड गुड लाइफ, यानी कि जब मुंडाज अपने अच्छे से अपने जीवन को जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, यानी कि तालाब बनाते थे। ट्रैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, यानी कि झरनों को, यहाँ तक कि झरनों के पानी को रोक देते थे। अच्छा, ताकि जो है पानी मिल सके और उनका जीवन अच्छे से चल सके।
दे डिड नॉट किल देयर brethren एंड रिलेटिव्स, वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों को नहीं मारते थे. दे लाइव्ड ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से अपने जीवन को जीते थे. बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स. बिरसा चाहते थे कि हमारे जो आदिवासी साथी लोग हैं वो दोबारा से अपने कामों पर लौटें और अपनी ज़मीनों पर लौट करके वहीं खेती करें. What worried British officials most was that political aim of Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government, and set up a Munda Raj with Birsa at its head. जो ब्रिटिश ऑफिसल्स थे, अंग्रेज अधिकारी जो थे, वो बिरसा के मूवमेंट को एक राजनीतिक मूवमेंट समझते थे. इसके आंदोलन को क्या समझते थे? राजनीतिक आंदोलन. वो ये देखते थे कि बिरसा जो हैं मिशनरियों के खिलाफ हैं, मनी लेंडर्स, पैसे देने वाले लोगों के खिलाफ हैं, हिंदू जो ज़मीन धारक हैं यानी जमींदार हैं उनके खिलाफ हैं, यहाँ तक कि सरकार के भी खिलाफ हैं, और अपना स्वयं का राज्य घोषित करना चाहते हैं जिसके कि वह स्वयं हेड बने. अंग्रेजों को ऐसा नज़र आता था. ठीक है. द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मशरी द मुंडाज वर सफरिंग. अच्छा, तो वो मुंडा को बिरसा को इसके मतलब इसके विरोध में मानते थे कि भाई अंग्रेज अधिकारी कि बिरसा जो है वो क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ हैं और अब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हैं. उनको ऐसा लगता था. द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम. हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर. अंग्रेजों की जो पॉलिसीज़ थी वो मतलब ऐसा बिरसा का मानना था. ठीक है. मानना क्या था? वैसे तो सच्चाई थी ये कि जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ हैं वो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम को, ठीक है, पारंपरिक, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, उनके पारंपरिक ज़मीनों को, ज़मीनी सिस्टम को, काम के सिस्टम को ख़त्म करते जा रहे हैं. अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़, अंग्रेज़ों के नियम, और जो हिंदू ज़मींदार हैं और पैसे देने वाले जो सूदखोर हैं, ठीक है, अच्छा, वो जो हैं उनकी ज़मीनों को लेते जा रहे हैं, क्योंकि जब वो पैसा दे रहे हैं लालच में और जिसके बदले में वो लोग उनकी ज़मीनें ले रहे हैं. और जो मिशनरीज़ हैं, क्रिश्चियंस कम्युनिटीज़ के द्वारा चलाई गई जो संस्था है जिसको मिशनरीज़ कहते हैं, ये जो है उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज़ करती है. क्रिटिसाइज़ करने का मतलब होता है उनकी बुराइयां करना. ठीक है. उनके जो पारंपरिक कल्चर है उनकी बुराई करना, क्रिटिसाइजिंग यानी बुराई करना. ठीक है. अच्छा, एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू एक्ट. दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. जैसे से आंदोलन आगे बढ़ा, बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया गया जिसमें कि उनको 2 साल की जेल हुई. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. जब बिरसा 1897 में जेल से रिहा हुए तो उन्होंने गांव में जाकर के अपने टूर करने शुरू कर दिए. अब वो गांव-गांव जाने लगे. He used traditional symbols and languages to rouse people. वो लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने लगे जो कि समझ में ना आए अंग्रेजों के. समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, और अपने जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं उनका इस्तेमाल करने लगे ताकि अंग्रेजों के समझ में ही ना आए कि क्या कहना चाहते हैं. इसके अलावा वो कहने लगे कि डिस्ट्रॉइंग रावण को डिस्ट्रॉय कर दो, रावण को मार दो. रावण का मतलब यहाँ पर कौन था? रावण का मतलब यहाँ पे था डीकूज और यूरोपियंस जो कि बाहर से आए हुए थे. उनको उन्होंने क्या नाम दिया? रावण नाम दिया. अच्छा, एंड एस्टेब्लिश ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप. और एक साम्राज्य स्थापित करो. ठीक है, मेरे उसमें रहते हुए, लीडरशिप में रहते हुए एक साम्राज्य को स्थापित करिए.
Birsa's followers began टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ डीकूज एंड यूरोपियन पावर्स। बिरसा के जो अनुयायी थे वो जो थे, जो अंग्रेजों के या डीकूज के जो सिंबल्स थे, जैसे उनके झंडे, ठीक है, उनके चिन्ह, उनके चिन्हों को डिस्ट्रॉय करने लगे, उनको ख़त्म करने लगे। ठीक है, वो जाते चुपके से, ठीक है, और आदिवासी और जाकर के उनके झंडों को जला देते थे। अच्छा, they attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and जमींदार्स। वो जाते और अटैक करते पुलिस स्टेशंस पर, ठीक है, और चर्च पर जाके अटैक कर देते, और जो मनी लेंडर्स थे, ठीक है, और जो जमींदार थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचा देते। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने बिरसा राज के जो उसको सफ़ेद झंडे के तले बिरसा राज स्थापित करने की कोशिश करी। उन्होंने बिरसा राज को, यानी बिरसा के बनाए गए साम्राज्य को क्या सिंबल दिया? सफ़ेद झंडा, जो कि आज हमारे समय में भी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। इन 19 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा, हैजा की वजह से। उस समय में बहुत एक जटिल बीमारी होती थी, हैजा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उस समय में इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, तो 1900 में बिरसा की डेथ हो गई कोलेरा नाम की बीमारी से, यानी कि हैजा नाम की बीमारी से वो उनकी डेथ हो गई। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 वेज, ठीक है। अच्छा, हालांकि जो मूवमेंट था वो फिर बाद में बंद हो गया, मगर मूवमेंट के, आंदोलन के 2 फायदे हुए, ठीक है। अब 2 फायदे क्या मिले, आइए देखिए बात करते हैं। फर्स्ट, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चैप्टर का कंक्लूजन है ये यहां पर, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पहला जो सिग्निफिकेंट निकला आंदोलन का वो क्या था? इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स could not be easily taken over by the Dikus। यानी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा कानून बनाने पर मजबूर हो गई, अंग्रेजी सरकार अब ये कानून बनाने पर मजबूर हो गई कि आदिवासियों की जमीन कोई भी डीकूज, यानी बाहर से आए हुए लोग उनकी ज़मीनों को ओवरटेक ना कर सके, उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती ना ले सकें। जैसे आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप पुराने टाइम की मूवीज़ देखिएगा, जो ब्लैक एंड वाइट टाइप मूवीज़ होती हैं, वैसे तो अब आती नहीं है, बट यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएंगी। तो आप जब वो मूवीज़ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़मींदारों और किसानों को लेकर के वो मूवीज़ होती हैं। आप उन मूवीज़ में भी देखेंगे कि जो ज़मींदार हैं उनको एक विलन के रूप में दिखाया जा रहा है, और दिखाया जा रहा है कि वो जो हैं लोगों को पैसा दे करके उनसे ज़मीनों पर उनसे साइन ले लेते हैं, यानी उनके निशान ले लेते हैं, जिससे कि ज़मीनों पर उनका कब्जा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा मूवीज़ में भी दिखाया गया है। चलिए खैर, उसके बाद तो अब अंग्रेजी सरकार ने क्या बना दिया था? कानून बना दिया कि अब आप गलत तरीके से ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड, दूसरे नंबर पर दूसरा आंदोलन का दूसरा फायदा क्या हुआ? इट शोड once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule। दूसरा फायदा ये मिला इस मूवमेंट का कि इससे अंग्रेजों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि यदि कोई भी गलत काम होगा तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, ये अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए विद्रोह करेंगे, जिसकी वजह से आज़ादी मिलने में हमारे देश को मदद मिली। सही मायने में देखा जाए तो ये बहुत ही, जो सेकंड पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि अब विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था, उनके पुलिस चौकियाँ जलानी शुरू कर दी थी, उनके चर्चों पे जाके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से, और जो उनको सपोर्ट कर रहे थे हिंदुस्तान के अमीर लोग, उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो हुआ ये कि इससे अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आ गई कि भैया अब ये विद्रोह भी करेंगे, ठीक है। इसके उनके दिमाग में भी अब एक बात बैठ चुकी थी कि विद्रोह भी कर सकते हैं अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो। दे डिड दिस
in their own specific way, इन्वेंटिंग देयर ऑन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल। इससे उन्होंने अपने अपने पुराने, ठीक है, जो अपने पारंपरिक उनके जो कल्चर था, उनके जो सिंबल्स थे, ठीक है, उनको वो बनाने में कामयाब रहे, उनको दोबारा से इस्टेब्लिश करने में भी कामयाब रहे, ठीक है। अच्छा, इस बहाने उन्होंने अपने खुद के नए सिंबल्स को कैसे उन्हें स्ट्रगल करना, ये सब उन्होंने सीखा, ठीक है ना। अच्छा, और अपनी पुरानी बातों को भी वो लोग करवाने में कामयाब रहे थे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेसन, और लेसन जो है वो अब हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपको आज कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है कि बिरसा मुंडा जो थे उनकी डेथ किस तरीके से और कब हुई। बिरसा मुंडा की डेथ जो है किस वजह से और कौन से ईयर में हुई या कब हुई, वो समय आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में मैं इसके आंसर का आपका वेट करूंगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम लोग यही एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।